स्थापना दिवस, विश्वकर्मा पूजा, राजभाषा पखवाड़ा और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। एक तीर से दो शिकार सुने थे। आप तो बाहुबली वाला तीर हो, एक तीर से कई शिकार। वो बाहुबली वाला सीन याद है आपको? तो एक बार अपने शिकारी होने के अंदाज के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े कमाल के लोग हर काम को अलग तरीके से करते हैं। मैं आपके सामने तोमर जी की कुछ पोल खोलना चाहता हूँ सर, इजाजत पाठक साहब। बड़े कमाल के आदि हर काम अलग तरीके से करते हैं। मैंने बोला तोमर साहब, जहाँ भी प्रोजेक्ट, आपने शुरू में कहा सर प्रोजेक्ट बनाने वालों का तो जिम्मा वही है। जहाँ जंगल देखा पाठक साहब को भेज दो, उनकी टीम को भेज दो। जब जंगल मंगल हो जाएगा तो दूसरी जगह भेज देंगे। तो आप आते हो, दरिया बिछाते हो, तंबू लगाते हो, साफ सफाई करते हो। जब वो जगह रहने लायक, मनोरंजन करने लायक हो जाती हो तो आप अपना तंबू उखाड़ कर फिर से चल देते हो। तो मैंने पूछा, आपकी तो आधी से ज़्यादा जिंदगी प्रोजेक्ट में भी थी, बड़े तनाव में रहते हो? बोला हाँ तनाव तो हो ही जाता है। दूर कैसे करते? बोला राजेश भाई मंदिर चला जाता है। माने मंदिर चले जाते, ध्यान भजन करते हैं। बोला नहीं, ध्यान भजन में कहाँ मन लगता है, मैं करते क्या हुआ फिर? बोले वहाँ जाके लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ। अच्छा, फिर जब लोग वापस आते हैं, अपने मिले हुए जूते चप्पल देखते हैं, तो उनके चेहरे पर ढूंढते समय जो तनाव आता है उसको देखकर उनका सारा तनाव दूर हो जाता है। कमाल के लोग हर काम अलग तरीके से करते हैं। और कमाल तो तब हो गया जब एक बार रावत भाटा टाउनशिप में मुझे मिल गए। बड़े मुझे से लग रहे थे। मैं तोमर साहब क्या हुआ, आज बड़े लटके हुए से दिख रहे हो, ये तो आपकी फितरत में नहीं, जिंदा दिल आदमी। बोले यार राजेश क्या बताऊं यार, कल पत्नी कोटा गई थी। अब रावत भाटा के लिए कोटा एक बीमारी भी है, आप पति समझ सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं भी तो रहा हूँ 8 साल। तो राजेश भाई कल पत्नी कोटा गई थी, 10,000 की साड़ी खरीद लाई। मैं समझ गया तनाव का कारण। उस जमाने में तो पुलिस भी नहीं थी, 10,000 की साड़ी। तो मैंने बोला अच्छा हो जाता है, कोई बात नहीं, भगवान आपको हिम्मत देगा। दूसरे दिन फिर मिले, बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो तोमर साहब आज बड़े खुश कैसे? बोला आज मैंने अपनी पत्नी को वो साड़ी पहन के तुम्हारे घर भेजा। सर जिनके ऐसे दोस्त हो, ठीक बोल रहा हूँ, जिनके ऐसे दोस्तों को कुछ चाहिए नहीं। मजा तब आता है जब बुद्धि देखो, काम करने के तरीके अलग। एनपीसी के प्रांगण में आते ही आदमी बदल जाता है। आजाद साहब मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ये मैं समझना हरियाणा का आदमी खाली सच, मैं भी मूलता हरियाणा का। तो 10,000 की साड़ी लिए भी ज्यादा दिन नहीं पीते थे, जमाना बदल गया। पत्नी ने बोला प्लाजो दिला दो। मिसेज तोमर बैठी है, आप मेरी हाँ में हाँ मिलाना, मैं देवर हूँ आपका। देवर साहब की बात सच बोलता है। हाँ तो बोला प्लाजो दिला दो। अब अभी तो 10,000 खर्च हुए थे, बड़े टेंशन में, लेकिन काम तो करना है। पिताजी का एक 36 इंची मोहरी वाला पजामा निकाला, उसको रंग रंगा के दे दिया। अब पत्नी प्लाजो देखकर खुश नहीं हो रही, खुशी जताते नहीं थक रही, पिताजी पजामा ढूंढते नहीं थक रहे, और तोमर साहब मजे लेते नहीं थक रहे। ऐसे कमाल के आदमी। मेरे पास फोन आया, बड़े चतुर, मुझे बोलते तुम बनिए हो, और ऐसा नेगोशिएशन करते, मैं क्या बताऊं, कमाल के नेगोशिएटर है। मेरे पास फोन आया, राजेश भाई घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम करना, आ जाओ। मैं तोमर भाई तुम्हारा आदेश है, आना तो है, ना बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने बोला 2-4 कर्मियों को बुला लो। कमाल के आदमी, एनपीसी का आदमी कैसा जो नेगोशिएशन ना करे, एकदम सच्ची घटना। सब पूछवा के नोट पुटअप करा सकते हो उनसे। मैं एनपीसी में सर्विस कर चुका, बिना डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम अपना होता नहीं। हाँ वो खड़े होकर बोलते अगर मैंने नहीं बोला था तो मैंने बोला 2-4 कर्मियों को बुला। तो नेगोशिएटर, एनपीसी का एम्प्लॉय, बोला राजेश भाई आप अकेले ही 4 के बराबर। जिनके डीएनए में एनपीसी है, खाली वो कि ये सदन तो विश्वकर्माओं से भरा बैठा है। एक आदमी यहाँ पर विश्वकर्मा है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में, कहने को आज हम 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्थापना दिवस के बीच तो 60 साल पहले पड़ गए थे, जब परमाणु बिजली घर तारापुर 1-2 की नींव आपने डाली थी। उस 60 सालों की यात्रा के कारण आप एक साइड पर 2800 मेगावाट बनाने वाले संस्थान बनता है। ये तो एक दिन में नहीं होता, ये एक दिन में हो भी नहीं सकता। कमाल के लोग हैं आप लोग। मैं खाली तोमर साहब की बात, ये मन्नू बैठा, मैंने इसके साथ बहुत दिन काम किया, नरोरा में भी था मेरे साथ। तो जैसे ही पता चला आसपास की संस्थाओं को, जब किसी एरिया में कोई संस्थान खुलता है तो आसपास की संस्थाओं को बड़े मजे हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी आई है, हमको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो पहुंचे
सिंघल साहब के पास अग्रवाल साहब अग्रोहा का नाम लेकर, अग्र सिंह जी महाराज का नाम लेकर कि सिंघल साहब आप आए, अब तो हमारी कुछ सुन लो। तोमर साहब तो मानते नहीं है। बोला बताओ। वृद्धाश्रम वाले लोग थे, बोला वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, कुछ सहयोग हो जाए। अब मनु का जवाब सुनिए आप। बोला मेरी सास को ले जाओ। भर्ती करने के लिए आदमी भी तो चाहिए, प्रैक्टिकल आदमी से। वृद्धाश्रम वाले चले गए, उनको पता चला, नेत्रालय वाले को पता चला, नेत्रालय वाले बोला सिंघल साहब वृद्धाश्रम को तो आपने कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ दे दो। बोला अभी ला कागज। मरणोपरांत मेरी आंखें। पैसे नहीं खर्च करने, और हाँ पैसा खर्च करते वो आदमी एनपीसीआर का कैसा। खैर साहब मजा तो आपको तब आएगा जब एक बार इनके पास शमशान समिति के लोग पहुंचे। शमशान समिति वाले पहुंचे और पहुंचकर बोले सिंघल साहब हम आपके एरिया में जो शमशान है उसकी बाउंड्री की मरम्मत कराना चाहते हैं। अब फाइनेंस वाला कैसा जो ऑब्जेक्शन ना लगाए, कभी देखा बिना ऑब्जेक्शन के फाइन पास हुई। हाँ इंजीनियरों जरा ज्यादा तालियां बन लीजिए, मैं आपके साथ हूं। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन सर, पीडी साहब को बड़ा पसंद आया हुआ अप्रूवल देते समय, एकदम मान के कि फाइनेंस में सही आदमी बिठा रखा है। उसने ऑब्जेक्शन लगाया, भाई ये तो तुम्हारा प्रपोजल ही गलत है। बोला क्यों? बोला जो आदमी अंदर है वो बाहर आ नहीं सकता और जो बाहर है वो अंदर जाना नहीं चाहता। अब पीडी साहब मनु की अगर तारीफ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? एक बार मनु के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। साहब ये हंसने हंसाने की बातें, मनु हो, ये सिंघल साहब हो, ये तोमर साहब हो, ये पीडी साहब हो, ये सीसी साहब, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, गुप्ता साहब हो, सारी अपनी जानी पहचानी शक्लें हैं। जब अपने परिवार के बीच में होता हूँ तो ये पात्र मिल जाते हैं चुहलबाजी करने के लिए, क्योंकि अधिकार होता है ना। बाहर तो हम ऐसे नाम लेके बात करें तो पता नहीं कब किसके कितने पड़ जाए। बिना गिनती का पढ़ने के नंबर आ जाते कई बार। और ये अपने जो पीछे काफी मात्रा में युवा साथी बैठे हैं, टाउनशिप में घूमते समय एक बार किसी लड़के से मैंने पूछ लिया, यंग बच्चे आए होते हैं सर। अब ठीक है, पढ़ते समय तो जब से पैदा हुए तब से ये सुन रहे थे, बेटा पढ़ने मजा आ जाएगा, 10वीं में 10 CGPA ले आने आनंद आ जाएगा। 10 आ गए, बोला बस क्लास 12। आजकल मैं अपने बच्चों के साथ वही कर रहा हूँ, हर दिन एक सीन बताता हूँ, बस क्लास 12 लास्ट जर्नी, बस बेटा नेक्स्ट लाइफ इज योर्स। नहीं माना। क्लास 12वीं भी पास कर लेता, उसमें भी 10 CGPA ले आता, फिर बीटेक भी कर लेता, फिर मास्टर MPC में आके वही नोटिंग, वही ड्राफ्टिंग, वही फाइनेंस के कमेंट, वही पीडी की झाड़, वही बीबी की झाड़। जय सिया राम। उसमें से किसी की पोस्टिंग हो गई यार, ये खेतों में, खेतों को देख कर DDLG की फील आने लगी उसको। अब सिमरन तो नजर आई नहीं, खाली खेत ही खेत नजर आ रहा था। मैंने पूछा, लेकिन लड़के बड़े तेज है सर। मैंने पूछा सुंदर लड़की को अंग्रेजी में क्या कहोगे? एक बीटेक इंजीनियर से मैं ये सवाल पूछता, अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं भी हंस से कभी बदमाशी किए बिना मानता नहीं हूँ। मैंने पूछा सुंदर लड़की को अंग्रेजी में क्या कहोगे? लड़के का जवाब आई लव यू। दिमाग ही नहीं लगा। थोड़ी दूर गया, टाउनशिप में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। रावत भाटा टाउनशिप थोड़ी मैच्योर है, आबादी ज्यादा है, तो वहाँ पर कुछ 2 हंसों का जोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सब दिल्ली में तो हर सड़क पर मिल जाते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, होने नहीं चाहिए, मनोरंजन लेते रहे। बाद में उनको ही पता शादी हो जानी है, भाई कौन आएगा सरफ ले, जिंदगी में ही पहुंचनी है फिर। तो साहब 2 हंसों का जोड़ा, मैं पहुंचा एक के पास। मैंने बोला बेटे क्या यही हमारी संस्कृति है? बोला नहीं अंकल, एक तो अंकल सुन के मुझे वैसे गुस्सा आता, खाली आंटी सुनकर आपको गुस्सा नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जैसी उम्र के सारे लोगों को अंकल सुनकर दुख होता है। तो मैंने पूछा क्या बेटे यही हमारी संस्कृति है? लड़के का जवाब सुनेंगे, एनपीसी का लड़का था। उसने बोला नहीं अंकल, ये तो आकांक्षा है, संस्कृति तो और किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तालियां वाले आप मिलकर बजाओ जरा। मैं जानता हूं आपके और भोजन के बीच में सिर्फ मैं ही बचा हूं, लेकिन मुझे जितनी तसल्ली से खाओगे खाना उतनी तसल्ली से खाओगे। अगर मुझे तसल्ली से खाना तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो ऐसे हमारे लोग, मैंने पूछा
जिसकी नई नई शादी हुई थी, पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, खाना भी अच्छा बनाती हो, झगड़ा भी नहीं करती हो, ससुराल वाले की तारीफ करती हो, तो उसे क्या नाम दोगे? लड़के का जवाब, अफवाह। फंडा एकदम क्लियर है सर, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि कहाँ काम करते एनपीसी में, विषम परिस्थितियों में काम करके रिजल्ट देने वाले लोग, उनको हर परिस्थिति में पता है कि हमें कैसे जुगाड़ निकाल करके कैसे रास्ता निकालना पड़ता है सर हर चीज का। नहीं रास्ता निकालेंगे तो वो भी तो लोग होंगे ना। जिस दिन आए थे यहाँ पर खेत देखा होगा, आज हम इस एयर कंडीशन वातावरण में, भले ही ये टेम्पोररी सेट है, एक एयर कंडीशन वातावरण में बैठकर एक आयोजन कर पा रहे हैं, लेकिन याद करें उनको और उनके लिए तालियां बजाएं जब वो आए थे और यहाँ पर सिर्फ खेत खलियान था और सर छुपाने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ, मैंने जब रावत भाटा से अपना कैरियर शुरू किया था, 3 साइड में बैठकर शुरू किया था, और जब मैं रावत भाटा से निकला तो विजय भवन से निकला था। तो 3 साइड से विजय भवन की यात्रा हर वो साइड देखती है, और वो इसलिए देखती है क्योंकि आप जैसे विश्वकर्मा इस सदन को बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। आप सभी विश्वकर्माओं को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कमाल की संस्था है आपके साथ, कमाल की संस्था इसलिए कि आपने न सिर्फ देश को हजारों साइंटिस्ट दिए, श्रेया घोषाल जैसी मशहूर गायिका दी, और देश को एक महान और योग्य कवि भी दिया। ये आजकल खुद की तारीफ खुद कर लेनी चाहिए सर। अब आप बोलोगे महान कैसे? मैंने बोला एक टिक बताओ, स्टेशन बनता पहले की प्रोजेक्ट, तभी मैं प्रोजेक्ट अवस्था में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, थोड़े दिन में महान भी हो जाऊंगा। एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, इसलिए मैं एनपीसी के लिए हमेशा कहता हूँ ये। और इस एनपीसी की टाउनशिप के बारे में एक और बहुत खूबसूरत बात मैं आपको याद दिलाऊं। जब पहली बार जब मैंने एनपीसी में कदम रखा तो मुझे कहा गया कि मिनी हिंदुस्तान है। फिर मैंने जिया उस मिनी हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के कोने कोने से भिन्न भिन्न भाषा वाले, भिन्न भिन्न जाति वाले लोग वहाँ आते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, साथ रहते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उससे बढ़िया हिंदुस्तान हमें और कहाँ देखने को मिलेगा। नवरात्र आने वाला है, मुझे रावत भाटा के नवरात्रि का वो गरबा याद आता। होशियार सिंह जी बैठे हैं, उनको भी याद होगा कि कैसे महमूद खान नवरात्र के गरबे का प्रबंधन करता था और कैसे शर्मा जी ईद पर ईदी बांटते नजर आते थे। मैं पिछले दिन तारापुर गया, धर्मनिरपेक्षता का इससे अच्छा उदाहरण आपकी अपनी संस्था है, मेरी मातृ संस्था है। मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि तारापुर साइट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए.के. राजपूत साहब, साइट डायरेक्टर तारापुर साइट का साइट डायरेक्टर ए.के. राजपूत साहब, SD12 डेनियल साहब क्रिश्चियन, साइट डायरेक्टर हिंदू, SD12 डेनियल साहब क्रिश्चियन और SD34 देशनवी साहब मुस्लिम। अमर अकबर एंथनी की ऐसी टीम देने के लिए ये काम कौन कर सकता है? एनपीसी तो कर सकता है। इसी धर्मनिरपेक्षता के नाम मैंने कभी एनपीसी के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी कि यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है, यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। जिन रिश्तों में जुड़ा मैं आपके बीच आया, उन रिश्तों के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। और ये रिश्ते ऐसे ही नहीं जुड़ते। जब मैं आया उस समय विश्वकर्मा जी का पूजन चलना शुरू होने वाला था, तो साहब ने मुझे वहां पहुंचाया और मैं आपको एक दृश्य बताता हूं। आप में से कितनों ने ऑब्जर्व किया पता नहीं, लेकिन गुप्ता जी अगर मैंने सही से वो दृश्य ऑब्जर्व किया हो तो आप देखिएगा। जब हवन शुरू हुआ तो पीडी साहब अपनी टीम के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। पंडित ने आदेश किया हवन में समिधा अर्पित करने का। उन्होंने समिधा अर्पित करना शुरू किया। 1-2 मिनट समिधा अर्पण करने के बाद पीडी साहब अपना स्थान छोड़ते हैं और पीछे वाले को आगे बढ़ाते हैं। यह होता है एक प्रोजेक्ट का निदेशक। अगर हमें कैप्टनशिप के गुण सीखने तो ऐसे ही सीखने पड़ेंगे। और जब सारे लोग अपनी संविदा अर्पित कर चुके होते और तब तक जब वो अग्नि और भड़क चुकी होती है, जब वहां पर बैठने वाला और कोई बचता नहीं, तो पीडी साहब फिर वहां जाकर हवन की अग्नि के सामने खुद बैठ जाते हैं और पूरा हवन होने तक वहां बैठे रहते हैं। ये होता है एक कैप्टन का। और पीडी साहब की पत्नी को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये होती है कवि की नजर। आपको लगना चाहिए कि आपने एक कवि दिया है, देश को तो ढंग का कवि दिया है। हाँ, मुझे हर विषय में विषय नजर आना चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी फाइनेंस का आदमी रहा मैं,
तो ऑब्जर्वेशन तो निकालने की पुरानी बीमारी है। पीडी साहब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, मंत्र पढ़ने के बाद सारी जब पूजा हुई तो देवी देवताओं का जय घोष करवा रहा था। जय घोष में उसने सबसे पहली गौ माता की जय बोल दिया था, लेकिन सारे चक्कर होने के बाद एक बार गौ माता की जय और बोला। जैसे उसने दोबारा गौ माता की जय बोला, पीडी साहब ने पड़ोस में खड़ी को बोला, एक बार बोल चुका है। ठीक बोला मैंने मैडम, तो आप अपने लिए एक बार तालियां बजा सकते हैं। अब ये कवि के कान है मैडम, ये कवि की आंखें हैं, और तब मुझे पता भी नहीं था कि आप पीडी साहब की पत्नी। अभी बगल में देखा तो कंफर्म हो गया कि आप ओरिजिनल मटेरियल हो। अब मैं ऐसे सदन में बैठा हूं जो पंडित तक की गलती पकड़ ले, वहां अगर मैं गलती कर दूं तो मेरा तो चीर हरण हो जाएगा। मैं रिस्क लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, और मैं रिस्क लूं भी। अच्छा, रिस्क लेने की जरूरत भी क्या, जब अपने लोगों के बीच में आदमी बैठा हो तो रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं। यहां ना मुझे हिट होने की चिंता है, ना हुट होने का डर है।